सुमित और उसका पूरा परिवार पास के जंगल से लकड़ियां काटकर गांव के बाहर बड़े बड़े फर्नीचर की दुकान में जाकर बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन जब सुमित लकड़ी देने दुकान जाता है तो वो काफी देर तक दुकान में मालकिन की बेटी पूजा से बात कर रहा होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम रोज लकड़ियाँ देने के लिए आया करो इसी टाइम। एक दिन तुम नहीं आते तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। हाँ, फिक्र किस बात की, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे क्या होगा। पूजा मैडम किसी भी दूसरे पार्टी के बंदों से प्यार से बात भी नहीं करती और इसकी इतनी फिक्र करती हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे मालिक को बताना होगा। पूजा और सुमित एक दूसरे को पसंद करते थे और इसका शक अशोक को हो जाता है। अब सुमित के वहां से जाते ही अशोक विनोद के घर जाता है। लिविंग हॉल में बैठे विनोद और शोभा को सुमित और पूजा के बीच चल रही बातें बताता है। मालिक, अभी मौका है, पूजा मैडम की मंगनी करवा दीजिए। मैंने उन्हें देखा है, वो उस गरीब लकड़ी बेचने वाले की बहुत फिक्र करती हैं। हो ना हो इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। भैया जरा सोच समझ कर बोलो, मेरी पूजा किसी गरीब को पसंद नहीं कर सकती। जरूर आपको कोई धोखा हुआ है। नहीं शोभा, अशोक सही कह रहा है। मुझे भी कई बार शक हुआ है। वो लड़का तभी हमारी दुकान पर आता है जब पूजा होती है और पूजा उस दुकान के अलावा और कोई दूसरे शोरूम भी नहीं संभालना चाहती। तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जब विनोद को इस बारे में पता चलता है तो उसको अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आता है। तो वहीं सुमित अपने भाई और पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटकर पेड़ पर बांस की सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक छोटे से पेड़ घर में कटी हुई लकड़ी रख रहा होता है। कल का मौसम पता नहीं कैसा हो, अच्छा हुआ जो हम लोगों ने आज ही ज्यादा मात्रा में लकड़ियां काट ली। कल गांव के बाहर बेचने में आसानी होगी। यह तो तूने बिल्कुल सही कहा दिवाकर, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सुमित के कहने पर हमने पेड़ पर अपना छोटा सा पेड़ घर बना दिया। अब बारिश भी होगी तो भी हमारी लकड़ियां गीली नहीं होंगी और ना ही हमें कोई नुकसान होगा। पापा, रात हो गई है, बारिश किसी भी वक्त हो जाएगी। अब हमें घर चलना चाहिए। भाभी गर्भवती है, सब घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे आज आप लोगों को कुछ बताना भी है। सुमित की बात सुनकर सब कुल्हाड़ी लिए घर आ जाते हैं और फिर अभी अपने किराए के मकान में चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। और उसी दौरान सुमित सबको पूजा के बारे में बताता है। जब घर वालों को पूजा के बारे में पता चलता है तो वो लोग सुमित को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, तुझे जिससे शादी करनी है तू कर, पर उस अमीर घर की लड़की को छोड़ दे। वो अमीर घर की लड़की हम गरीबों के घर कैसे रहेगी। हाँ भैया, माँ बिल्कुल सही कह रही है। वो मखमल के बिस्तर पर सोने वाली हम लोगों के साथ जमीन पर कैसे सोएगी। हमारा 2 कमरे के मकान में वो कैसे रहेगी। माँ, पूजा को मेरे बारे में सब पता है और उसने कहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे साथ सूखी रोटी खाकर भी खुश है। घर वालों के समझाने पर भी सुमित नहीं मानता, जिस वजह से घर वाले शांत हो जाते हैं। और अगले दिन जब पूजा अपनी फर्नीचर शॉप पर जाने के लिए तैयार होती है तो उसके पिता उसके कमरे में आकर उससे कहते हैं, पूजा बेटी, आज तू रहने दे, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। दरअसल कुछ नई पार्टी आने वाली है दुकान पर, तो जवान बेटी का इतने आदमियों के बीच में रहना मुझे सही नहीं लग रहा। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ही दिन की तो बात है, आज ही रुक जा। अपने माता पिता के काफी बोलने पर पूजा घर में ही रुक जाती है। कुछ देर में जब सुमित लकड़ियां बेचकर दुकान आता है तो वो पूजा को न देखकर उसके बारे में नौकरों से पूछता है। आज दुकान पर पूजा मैडम नहीं है? तुम्हारी पूजा मैडम तो नहीं है, पर उसका बाप है। क्यों बे, तुझे क्या लगा तू मेरी मासूम भोली बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और मैं अपनी बेटी की शादी तुझ जैसे गरीब से कर दूंगा? मेरे जीते जी मेरी बेटी तेरे घर की बहू कभी नहीं बनने वाली। अभी मौका है, मेरी बेटी को छोड़ दे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो जीते जी मर जाएगी। अगर तूने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो हम तुझे जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। इतना बोलकर गुस्से में आकर विनोद अशोक के साथ मिलकर सुमित की काफी पिटाई करता है और अधमरी हालत में उसे उसके घर भिजवा देता है। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और पूजा हर रोज दुकान पर सुमित का इंतजार करती है। पर जब सुमित नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है और वो शॉप में अशोक को अपने पिता से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ मालिक, मेरी नजर मैडम पर ही है, वो दुकान में ही है। पर क्योंकि कुछ दिनों से वो गरीब दुकान नहीं आया इसलिए मैडम काफी परेशान है। इसका मतलब पापा को मेरे और सुमित के बारे में पता चल गया, इसीलिए उन्होंने उस दिन मुझे दुकान नहीं आने दिया। सुमित की तबीयत ठीक तो है?
जब अशोक विनोद से फोन पर बात कर रहा होता है तो इसी का फायदा उठाकर पूजा दुकान से निकल जाती है और सुमित के घर पहुंचती है, जहां सुमित के शरीर में पट्टी बंधी थी और उसकी भाभी उसे दवाई दे रही थी। उसकी बहन खाना बना रही थी तो वहीं उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी। तुम ही हो ना पूजा? तुम्हारे ही पिता ने मेरे देवर की ये हालत करी है। हम गरीब लोग जंगलों में जाकर लकड़ियां काटते हैं और उन्हें दुकान दुकान बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पर जब से देवर जी की ऐसी हालत हुई है वो कोई काम नहीं कर पा रहे। हमारा घर कैसे चल रहा है हम ही जानते हैं। मैं नहीं जानती थी कि पापा को हमारे बारे में पता चल गया है, पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं उस घर नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। नहीं पूजा, तुम उनकी इकलौती बेटी हो। अगर उन्हें यह पता चलेगा कि तुम यहाँ मेरे पास आ गई हो तो पता नहीं वो कौन सा कदम उठाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे परिवार को मनाने की। अभी तुम घर जाओ, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। हाँ बेटा, किसी भी रिश्ते की शुरुआत करने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। सुमित और उसके परिवार के कहने पर पूजा वहां से चली जाती है और जैसे ही वो घर जाती है विनोद अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, उस गरीब लकड़ी बेचने वाले के ही घर गई थी ना, उसी से मिलकर आ रही है ना। पर अब बहुत हुआ, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले ही हफ्ते अब तुम्हारी शादी होगी। शोभा, तुम अपनी बेटी पर नजर रखना। पूजा, तूने ये सही नहीं किया। एक बार हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लेती। जब आप लोगों को मेरा ख्याल नहीं है, मेरी खुशी का ख्याल नहीं है, तो मैं आप लोगों का ख्याल क्यों रखूं? रोती हुई पूजा अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और शादी का दिन भी आ जाता है, पर पूजा अपने घर वालों को नहीं मना पाती। इसीलिए वो शादी वाले दिन ही लहंगे में सजी अपने कुछ कपड़े और पैसे लेकर मौका देखकर शादी से भागकर सुमित के घर आ जाती है, जहां सुमित अपने भाई और पिता के साथ कुछ लकड़ियां लेकर आता है। अच्छा हुआ सुमित जो तुम आ गए। मेरे पापा कभी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। आज मेरी शादी थी, वो जोर जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे, पर मैं वहां से भाग चुकी हूँ। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर तुमने भी मुझे नहीं अपनाया तो आज मेरी इस घर से लाश उठेगी। पूजा, तुम रो मत। अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं भेजूंगा। अब हम साथ में रहेंगे। अगर तुम बच्चों ने फैसला कर ही लिया है साथ रहने का, तो हम कल सुबह ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अभी रात हो चुकी है और बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा है। क्योंकि बाहर काले बादल छाए हुए थे, इसलिए वो लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तेज बारिश होने लगती है। पता नहीं भगवान ने हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। इस बारिश को भी अभी होना था। पापा, जैसे ही बारिश रुकेगी आप पूरे परिवार के साथ मंदिर जाकर पूजा और सुमित की शादी करवा देना। मैं लकड़ियां बेचने चला जाऊंगा। अगर हम सब घर में बैठे रहे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब घर में एक नहीं दो बहुएं हैं। दिवाकर बारिश में भीगता हुआ जंगल जाता है और बारिश रुकते ही लकड़ियां काट कर सारी लकड़ियों को जमा करके पेड़ घर में रख देता है। तो वहीं पूरा परिवार पूजा और सुमित की शादी मंदिर में करवा देते हैं। वहीं सुबह होते ही विनोद, अशोक और अपने कुछ गुंडों के साथ सुमित के घर और उसके मकान मालिक का पता करके उसके पास जाता है, जिसके घर में सुमित का परिवार किराए पर रह रहा था। नहीं मालिक, मैं उन्हें घर खाली करने को नहीं बोल सकता। बाहर देखो, बारिश शुरू हो गई है। इस बारिश में वो गरीब परिवार कहाँ जाएगा? आप नहीं जानते वो लोग इतने गरीब हैं, पर फिर भी एडवांस किराया देकर रखते हैं। मैं इतने अच्छे किराएदार को घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। तभी विनोद मकान मालिक का कॉलर पकड़ लेता है। अगर तूने उन गरीबों को बेघर नहीं किया तो मैं तुझे बेघर कर दूंगा। अरे तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? घर में जितना भी सामान रखा है सब तोड़ना शुरू करो। नहीं भाई साहब, अपने गुंडों को रोक दीजिए। मैं उन लोगों को घर से निकाल दूंगा। मैं अभी छाता लेकर जा रहा हूँ। विनोद की धमकी सुनकर मकान मालिक डरता हुआ बारिश में ही छाता लेकर सुमित के घर पहुंचता है और उन्हें घर खाली करने को कहता है। भैया, हमने तो इस महीने का किराया भी भर रखा है। हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? मेरी एक बहू गर्भवती है और दूसरी बहू आज ही शादी करके घर आई है। आपके घर बहू नहीं आफत आई है अम्मा जी। आप कृपया करके मेरा घर खाली कर दीजिए, वरना आप लोगों के चक्कर में मैं बेघर हो जाऊंगा। ठीक है मालिक, हमें थोड़ा समय दो। हम अपना सामान पैक करके शाम होने से पहले घर खाली कर देंगे। सुरेश अपने मकान मालिक की हालत को समझता है और पूरा परिवार उदास अपना अपना सामान समेट लेते हैं। देखते ही देखते बारिश भी बंद हो जाती है और वो लोग शाम होने से पहले घर खाली कर देते हैं और रास्ते पर चलते चलते वो लोग बातें करते हैं। माँ, फिर से काले बादल छा रहे हैं।
अब तो तेज तूफान भी आ रहा है, हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमारे सर पर अब कोई छत नहीं है, रात कहाँ बिताएंगे? कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, अब हम क्या करें? मैं आसपास में बात करके आता हूँ। सुमित दिवाकर के साथ आसपास के घरों में बात करने जाता है तो वहीं सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ एक पेड़ के पास बैठ जाता है। काफी विनती करने पर भी सुमित और दिवाकर को कोई अपना घर किराए पर नहीं देता और वो उदास अपने परिवार से कहते हैं, पूजा के पिताजी ने यहाँ सभी को डरा धमका के रखा है, हमें कोई यहाँ घर नहीं देने वाला। और सुमित, मुझे नहीं लगता कि तुम गांव के बाहर जहां भी लकड़ियां बेचने का काम करते हो वहां कोई भी अब तुमसे लकड़ियां लेगा, इसलिए अब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर और पापा पर है। अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, अभी हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। बच्चों, मेरे पास एक तरकीब है। हमने जंगल में एक पेड़ पर छोटा सा पेड़ घर बनाया है। कुछ ही दिन में बारिश शुरू हो जाए, उससे पहले हमें उस पेड़ घर में चलना चाहिए। आज रात उस पेड़ घर में बिता लेंगे और बाकी कल देखते हैं। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज रात हमें हमारे उस छोटे से पेड़ घर में ही रहना चाहिए। सुरेश अपने पूरे परिवार के साथ जंगल जाता है। अब एक एक करके सब बांस की सीढ़ी पर चढ़कर पेड़ घर में जाते हैं और पेड़ घर की सफाई करने लगते हैं। दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं, आप मुझे दे दीजिए लकड़ियों की गठरी, इन्हें मैं साइड कर देती हूँ। नहीं पूजा, तुम अमीर घर से हो, तुमने तो आज तक एक मटका पानी का नहीं उठाया होगा, तुमसे लकड़ी का बोझ नहीं उठने वाला, तुम बैठ जाओ, हम कर लेंगे। भाभी आप आराम कर लो, हम सब 10 मिनट में यहाँ की सफाई कर लेंगे। अब मैं भी इस घर की बहू हूँ और मैंने सुमित से वादा किया था, सुख हो या दुख मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। घर वालों के मना करने पर भी पूजा नहीं मानती और अपनी सास के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगती है। तो वहीं पूजा और काजल लकड़ियों के बोझा एक के ऊपर एक रखने लगती हैं। तो वहीं रात में भी दिवाकर, विनोद और सुमित लकड़ियां काट रहे होते हैं। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है और वो पेड़ घर में आ जाते हैं। ये पेड़ घर कितना छोटा है, हम सब इसमें कैसे रात बिताएंगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। वो तो अच्छा है जो हमने एक पेड़ घर बना रखा था, कोई हमें अपना घर किराए पर नहीं देना चाहता। क्यों ना हम इसी तरह 2 और छोटे छोटे पेड़ घर बना ले, ताकि जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम अपने पेड़ घर में ही रह सकें। वैसे हमने ये पेड़ घर इसलिए बनाया था ताकि इसमें हम अपनी सूखी लकड़ियां और खेत की कुछ सब्जियां और राशन रख सकें, क्योंकि नीचे हमारी झोपड़ियां जानवर तोड़ देते थे और कई बार कुछ लोग लकड़ियां लेने आते और हमारा सामान चोरी कर लेते और कई बार बारिश होने की वजह से भी भारी नुकसान हो जाता था। पर किसने सोचा था यही हमारा सहारा बनेगा। दिवाकर का आइडिया सभी को पसंद आता है। अब वो लोग बारिश में अपने छोटे से पेड़ घर में रात गुजारते हैं और सुबह होते ही पूरा परिवार उसी जंगल में लकड़ियां काटने लगता है। तो वहीं काजल अपनी माँ और छोटी भाभी के साथ पेड़ के नीचे पन्नी लगाकर खाना बना रही होती है और एक बार फिर अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? माँ, खाना ढक दो और ऊपर चलो, जितना खाना बना है आज उतना ही खाकर पेट भर लेंगे। बारिश की वजह से सभी लोग घर में जाते हैं, पर सुमित और दिवाकर अपने पिता के साथ दोबारा नीचे आते हैं और बारिश कीचड़ में भी पेड़ों की कटाई करते हैं, उनकी घिसाई करते हैं और लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर पेड़ घर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें अब पूजा भी पूरा साथ देती है। वो भी भारी भारी लकड़ियां उठाकर सुमित को देती है और काम करने से पूजा के हाथों में छाले आ जाते हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है। कहाँ तुम अपने मायके में रानी बनकर रहती थी और यहाँ तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, इन सब की गुनाहगार तो मैं हूँ। मेरे पापा ने हम लोगों को बेघर कर दिया और आज ये नौबत आ गई कि हमें पेड़ घर बनाना पड़ रहा है। बस कुछ दिन की और मेहनत है, फिर हमारा पेड़ घर बनकर तैयार हो जाएगा। पूजा न तो खुद हिम्मत हारती है और न ही सुमित को हार मानने देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग अपना पेड़ घर बनाते हैं। एक पेड़ घर जो बना हुआ था उसमें उन्होंने रसोई बना ली थी और बाकी बने 2 घर में उन्होंने रहने का इंतजाम किया, जिसके बाद पेड़ घर में ही खाना बनाकर एक साथ सब खाते हैं। भले ही पेड़ घर है पर अपने घर में कितना सुकून मिल रहा है। मुझे तो अपना ये पेड़ घर भी प्यारा लगा। सब लोग कितने खुश हैं, पर इन लोगों को आज मेरी वजह से पेड़ घर में रहना पड़ रहा है। अब मुझे भी काम करना होगा, पर मेरे पास अभी तो कोई डिग्री ही नहीं है। सब घर पर है, कोई मुझे नौकरी पर क्यों रखेगा। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। आज तक मैंने अपने घर में नौकरानियों का इंटरव्यू लिया है, उन्हें रखा, पर अब खुद नौकरानी का इंटरव्यू देने जाऊंगी। पूजा, तुम क्या सोच रही हो? खाना खाओ। पापा की वजह से तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं भी काम करूंगी। ठीक है पूजा, अगर तुम काम करना चाहती हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है।
सुमित हर कदम में पूजा का साथ देता है। खाना खाकर सास जेठानी के लिए उसके पेड़ घर में एक मुलायम गद्दा तैयार करती है जिस पर जेठानी आराम से सोती है। वहीं दूसरे पेड़ घर में पूजा और सुमित सोते हैं और रसोई वाले घर में सास ससुर और नंद। और अगली सुबह होते ही पूजा काम की तलाश में निकल जाती है, पर अचानक से बारिश हो जाती है। इस बारिश को भी अब ही होना था, पर मैं हार नहीं मान सकती। मैं इस कीचड़ और बारिश के पानी में ही जाऊंगी काम की तलाश में। पूजा बारिश और कीचड़ में भी घर घर जाती है और ये सब अचानक से विनोद अपनी गाड़ी में बैठा देख लेता है। अब पूजा के जाते ही विनोद उन घरों में जाता है और आंखों में आंसू लिए बाहर आता है। मेरी बेटी बारिश में कहीं नहीं जाती थी, उसे कीचड़ और गीला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर इन गरीबों ने मेरी बेटी की ऐसी हालत बना दी है कि वो बारिश में नौकरों वाला काम देख रही है। मैं उन गरीबों को छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार पता चल जाए वो लोग कहाँ रहते हैं। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख विनोद और सुमित के परिवार से नफरत करने लगता है। अब जैसे ही विनोद अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाता है, उसे रास्ते में सुमित दिखता है और वो गाड़ी से उतर सुमित का कॉलर पकड़ लेता है। क्या हालत बना दी है मेरी फूल सी बच्ची की तुमने, अब तो मुझसे नौकर वाला काम करवाओगे। पीछे से पूजा आती है। बस करो पापा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा और मैं सुमित के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे वो ऐशो आराम नहीं चाहिए जहाँ मैं घुट घुट के जीऊं। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बेटी गरीब घर में बहुत खुश है? वहाँ सब मुझे पलकों पर बिठा के रखते हैं। चलो सुमित। अगर ये तुझे पलकों पर बिठा के रखते तो तू नौकरी की तलाश में न भटक रही होती। पर फिक्र मत कर मेरी बेटी, तुझे तो मैं इससे दूर करके ही रहूंगा और तेरी जिंदगी भी संवारूंगा। इतना बोलकर विनोद वहां से चला जाता है। कुछ देर में पूजा सुमित के साथ पेड़ घर आती है जहां सब बैठे थे। पूजा, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुमने अपने पापा का बिजनेस संभाला है। मैं तुम्हें लोगों के घरों में काम करते हुए नहीं देख सकता। हाँ बहू, तुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी करने की। हम इस पेड़ घर में ही रहेंगे। माँ जी, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। दीदी का 7वां महीना लग गया है और अब मैं भी गर्भवती हूँ। और रही मेरी नौकरी की बात, तो मुझे लगा बिना डिग्री के मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, पर मैं गलत थी। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है। अभी 20,000 रुपए सैलरी है, पर उन्होंने कहा है कि अगर मेरा काम अच्छा हुआ तो मेरी तरक्की भी होगी। पूजा की प्रेगनेंसी और उसकी नौकरी की खबर सुनकर पूरा परिवार काफी खुश होता है और काजल शांति जंगल से कुछ फूल तोड़कर लाते हैं और अपने पेड़ घर को सजाते हैं। साथ ही वो लोग अपने हाथों से खराब कपड़ों का मोटा सा बिस्तर बनाते हैं जिस पर पूजा सोती है, नेहा की तरह। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार विनोद को सुमित का पेड़ घर मिल ही जाता है और वो शोभा के साथ वहां आता है और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है। तो तुम गरीब लोग बेघर होने के बाद इस पेड़ घर में रह रहे हो, तुम ये खुशी भरी जिंदगी दे रहे हो मेरी बेटी को। चल पूजा, अब मैं तुझे इन लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। मैं जानता हूँ इन गरीबों का साथ रहकर तू बहुत दुखी है, बस मुझे बता नहीं रही। हाँ मेरी बच्ची, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नीचे कितना कीचड़ था, तू यहाँ कैसे खुश रह सकती है? माँ पापा, मैं खुश हूँ। आपको मेरा सजा हुआ पेड़ घर नहीं दिख रहा? मेरा इतना मोटा बिस्तर नहीं दिख रहा? ये सब मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए किया है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैं एक अच्छी नौकरी भी करती हूँ। मुझे ना सिर्फ पेट भर खाना मिलता है, बल्कि इतना प्यार मिलता है जो मुझे आज तक आप लोग भी नहीं दे सके। और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं सुमित को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाली। मैं अपने बच्चे को उसके पिता से दूर नहीं कर सकती। अगर आप लोगों ने कभी भी सच में मुझे प्यार किया होगा, तो आप लोगों को कसम है मेरी, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सुनिए जी, हमें यहाँ से जाना चाहिए। पूजा की बातों से लगता है कि वो सच में यहाँ बहुत खुश है, और हम भी तो अपनी बेटी की खुशियाँ ही चाहते हैं ना। पूजा की ऐसी बातें सुनकर विनोद और शोभा हार जाते हैं और उदास आंखों में आंसू लिए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पूजा अपने ससुराल वालों के साथ उस पेड़ घर में रहती है। समय गुजरता है और सुमित अब लकड़ियां न बेचकर खुद ही फर्नीचर का काम करता है और बहुत जल्द वो लोग गांव में अपना खुद का मकान लेते हैं। और समय समय पर शोभा और विनोद भी पूजा से मिलने उसके घर आते हैं और अपनी बेटी को हमेशा खुश देखकर काफी खुश होते हैं।